हमारा जो पीएच-ईसी है किसान की मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण ये पैरामीटर माना जाता है। अगर किसी मिट्टी का पीएच या ईसी ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब है कि वो मिट्टी की जो भौतिक दशा है वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसान बीज बो दिया और उसकी ईसी ज़्यादा है तो अंकुरण नहीं होता है। अब अगर किसी खेत का 7.5 से अबव पीएच जा रहा है तो किसान को साल में एक बार ढैंचा की क्रॉप लगानी चाहिए। साथियों नमस्कार, न्यूज पोर्टली में आपका स्वागत है। खेती में बहुत ज़रूरी अवयव है, जो कंपोनेंट है वो है मिट्टी। और मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व हैं अगर वो पूरे नहीं हैं तो आपकी जो ज़मीन है वो कैसा भी किसी इलाके का खेत हो, किसी कोने का हो, वो आपको फसल नहीं दे पाएगा। मिट्टी की जाँच बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आपकी फसल कम इनपुट कॉस्ट में कैसे ज़्यादा उत्पादन ले सके, आपकी फसल भरपूर उत्पादन दे, उसके लिए सॉइल टेस्ट। उसने देखा पिछले 10-12 सालों से सॉइल टेस्ट पे बहुत जोर है। और अभी हालिया रिपोर्ट आई है जो बताती है कि भारत में 30% जो ज़मीन है वो बंजर होने के कगार पे है। मिट्टी बेहद मतलब हद से ज़्यादा बीमार हो चुकी है। तो कैसे उसकी जो उपजाऊ शक्ति से कैसे वापस लाया जाए। मैं आया हूँ अभी रायबरेली के एक लैब में और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि कई बार किसान जो जांच करा भी लेते हैं हारे खांगे, मतलब मान मनौवल से या फिर सरकारी दबाव में, तो फिर वो एनपीके जांच के पास रह जाते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आपको ईसी और पीएच के बारे में जानकारी हो, उसका आपकी खेती पे कितना असर पड़ता है। सर स्वागत है आपका न्यूज़ पोर्टली में, आपने समय दिया। मैं ये समझना चाह रहा था कि जो ये ईसी और पीएच क्या बला है, ये कैसे काम करते हैं, कितना ज़रूरी है इनके बारे में समझना हमें। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। सबसे पहले हमारा जो पीएच-ईसी है ये इम्पोर्टेंट होता है, किसान की मिट्टी का सबसे महत्वपूर्ण ये पैरामीटर माना जाता है। अगर किसी मिट्टी का पीएच या ईसी ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब है कि वो मिट्टी की जो भौतिक दशा है वो धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए हमको किसान सबसे पहले मिट्टी की जांच कराए। जैसे आपने शुरू में ही कहा है कि हम अपनी शरीर की जांच कराने के लिए डॉक्टर डिफरेंट तरह की जांचें लिखते हैं। इसी तरह से किसान की डिफरेंट फसलों के लिए जो पोषक तत्व होते हैं उनकी भी जांच ज़रूरी होती है। उसके लिए मिट्टी को जांचना बहुत आवश्यक हो गया है। तो किसान भाई सबसे पहले मिट्टी ले आएंगे और जो आपने कहा है पीएच-ईसी, ये बहुत ही अवयव न्यूट्रेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूट्रेंट है। जब हम ईसी, मान लो किसी सॉइल की ईसी ज़्यादा जा रही है और आपको मालूम नहीं है, इसी का मतलब क्या हुआ है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता जिसको हिंदी में कहते हैं। और उसमें हम देखते हैं कि आपके सोडिक सैलाइन सॉइल के जो सॉल्ट होते हैं वो कितनी मात्रा में हैं। अगर किसी सॉइल की, किसी किसान की मिट्टी की सॉइल की अगर ईसी ज़्यादा जा रही है, इसका मतलब है कि उसकी जो मिट्टी की भौतिक दशा है वो क्षारीय की तरफ बढ़ रही है। तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो क्षारीय मृदा में उगाई नहीं जा सकती हैं। जैसे अब किसी सॉइल की ईसी 8.5 से अबव है तो कुछ ही क्रॉप होंगी जो वहाँ सर्वाइव कर सकती हैं, अदरवाइज़ जो मोस्टली क्रॉप होती हैं वो नहीं कर पाएंगी। मोस्टली क्रॉप को सर्वाइव करने के लिए जो ईसी होती है वो लेस देन 1 होनी चाहिए। अगर 1 या 2 के बीच में आ रही है तो वो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम करेंगी। किसान को मालूम नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि किसान बीज बो दिया और उसकी ईसी ज़्यादा है तो अंकुरण नहीं होता है। बीज भी अच्छा है और उस बीज को उपचार करके भी बोया गया है, फर्टिलाइज़र भी अच्छा डाला गया है, लेकिन ईसी ज़्यादा होने की वजह से उनका जर्मिनेशन नहीं होगा। मान लो अगर जर्मिनेशन हो भी गया है और अगर ईसी और भी ज़्यादा है तो फिर उस फसल को सर्वाइव करने के लिए वो फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेंगी जो एक नॉर्मल सॉइल को कंडीशन मिलती हैं। इसीलिए पीएच और ईसी को जांच करना बहुत जरूरी है। साथियों मैं यहाँ पे सर आपको मैं रोकता हूँ कि आपने देखा होगा जब पहले ज़माने में हमारे दादा बाबा जिस तरह खेती करते थे, वो कई बार खेत में चूना डालते थे, कई बार वो हम देखते थे किसी खेत में वो बाहर से मिट्टी ला के डालते थे, तलिया की ताल की मिट्टी ला के डालते। इन सब का पूरा जो मकसद था वो ये था खेत की मिट्टी को सही रखने का। और आपने ये भी देखा बहुत सारे किसान कहते रहते हैं कि हमारी इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, पहले हम 20 किलो यूरिया डालते थे या डीएपी डालते हैं, एनपीके डालते हैं, लेकिन क्या हमें उतनी ज़रूरत है? क्या वो खेत को सारा कुछ मिल पा रहा है? वो नहीं मिल पा रहा है। और आप देखो कई बार आप देखो खेत मतलब आपको बताया भी जा रहा है कि जो भी फर्टिलाइज़र हैं वो एक मात्रा में ही जो है पौधा अपने को अवशोषित करता है, बाकी सब कुछ मिट्टी में पड़ी रह जाती है। इसीलिए आपकी कई बार मिट्टी में आपकी नमक की मात्रा बढ़ जाती है, कभी वो अम्लीय या कभी क्षारीय हो जाती है। इसीलिए ये ईसी और पीएच का कॉम्बिनेशन समझना और उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। मैं इसीलिए रायबरेली आया लैब में, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की एक
बेहतरीन लैब बन चुकी है तो सरकारी, लेकिन इन्होंने मेहनत की है और अपनी लैब को एक स्टैंडर्ड तक लेके गए हैं। तो मैं समझना चाह रहा था कि कैसे काम करता है। तो सर उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी लैब, जैसा कि आपने बताया है कि हाँ प्रदेश में हम लोग मेहनत करते हैं, तो ऑब्वियसली हमारी लैब आज प्रदेश में नंबर 1 लैब बन चुकी है और हम और भी मेहनत कर रहे हैं। कुछ हमारे और भी हमको कुछ करने की ज़रूरत है, वो हम करेंगे। आते हैं जो आपने पीएच और ईसी का बैलेंस बताया है सॉइल में, मिट्टी में, वो होना बहुत ही आवश्यक है। अगर किसी सॉइल की ईसी ज़्यादा है तो उसको कम कैसे करेंगे, इसी किसानों के लिए चैलेंजेस का विषय है। सबसे पहले तो किसान को पता लगाना चाहिए कि इसमें कितना ईसी है और कितना हमको चाहिए। ठीक है, जब उनको पता लग जाता है तो हम एक जिप्सम रिक्वायरमेंट होता है जो हम जिप्सम अप्लाई के लिए करते हैं। किसान को जिप्सम क्यों डालना चाहिए? किसी सॉइल की, किसी मिट्टी की ईसी ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है, इसका मतलब है कि वो सैलाइन सॉइल की तरफ कन्वर्ट हो रही है। सलाइन को हिंदी में बोलेंगे बंजर छारी, या ऊसर या छारी, ऊसर या छारी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा ऊपर भुरभुरी टाइप की एक सफ़ेद परत जम जाती है, नमक की। वो सोडियम होता है, उसको केमिकल भाषा में सोडियम बोलते हैं, हिंदी में नमक की परत कहते हैं। तो जिप्सम क्या करता है, जिप्सम में क्या होता है, जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट, उसका फार्मूला होता है CaSO2 2H2O4। ठीक है, तो जब हम खेत में जिप्सम को अप्लाई करेंगे, जिप्सम में है कैल्शियम सल्फेट और जो आपकी मिट्टी है वो उसमें है सोडियम सल्फेट, तो जो कैल्शियम होगा वो सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा और एक सोडियम सल्फेट को लीच करके बाहर निकाल देगा पानी के माध्यम से। ठीक है, तो जो ऊपर आपकी परत सोडियम की जमी हुई है वो जिप्सम के अप्लाई करने से कैल्शियम में परिवर्तित हो जाती हैं। जब वो कैल्शियम में परिवर्तित हो जाएगी तब आप उसका कलर देखेंगे हल्का ब्लूइश हो जाएगा, नीला नीला हल्का हो जाएगा, जो बिल्कुल सफ़ेद परत की तरफ होगी। अब दूसरा मेथड और क्या हम कर सकते हैं, जैसे पीएच ज़्यादा है, आप उसमें ज़्यादा कितना, मतलब यही हमने बात, ज़्यादा मतलब 7 से एबव, 6.5 to 7.5 तो नॉर्मल कंडीशन में कह सकते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है ये, सॉइल एक्सेप्टेबल है, क्रॉप हो सकती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे 7.5 से एबव पीएच होने लगता है तो वो जर्मिनेशन में प्रॉब्लम करता है। अब अगर किसी खेत का 7.5 से एबव पीएच जा रहा है तो किसान को साल में एक बार ढैंचा की क्रॉप लगानी चाहिए। ढैंचा की क्रॉप क्या करती है, वो एसिडिक नेचर की होती है। आप कभी ढैंचा की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट निकालेंगे और उसका पीएच चेक करेंगे, मैं समझता हूँ कि 4 और 5 के बीच में आएगा। और जब हम उसको 8 या 8.5 पीएच के लेवल पे मिक्स करेंगे सॉइल में, ग्रीन मैन्योरिंग की तरह मिक्स करेंगे, तो वो ऑब्वियसली जब हम 8 पीएच पे 4 पीएच डालेंगे तो वो न्यूट्रल की कंडीशन में आएगा। इस तरह से पीएच को भी मेंटेन हो जाएगी और आप जिप्सम जो रिक्वायरमेंट होगी, आप हमको सैंपल देंगे प्रयोगशाला में, हम आपको जिप्सम रिक्वायरमेंट देंगे, उस हिसाब से किसान वो ईसी भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्या ये जो ढैंचा तो एक मतलब चमत्कारी क्रॉप है ही, क्या इस सनई में भी ऐसे कुछ गुण होते हैं? हाँ, जितनी भी दलहनी क्रॉप होती हैं हमारी, चाहे सनई हो, ढैंचा हो, शनबिया हो, और भी जो भी दलहनी क्रॉप होती हैं, पल्सेस क्रॉप्स होती हैं, उनको आप ग्रीन मैन्योरिंग में यूज कर सकते हैं। और स्पेशली ढैंचा इसलिए कहते हैं क्योंकि ढैंचा में जितनी अवेलेबल नाइट्रोजन मिलेगी वो अन्य किसी में नहीं मिलेगी। और एक गुण रहता है ढैंचा में, जो ढैंचा के अंदर नोड्यूल्स बनते हैं उसमें नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है, फिक्सेशन करने के जो बैक्टीरिया होते हैं वो अन्य दलहनी क्रॉप से अपेक्षा अधिक होते हैं। मैं आपको बता दूं कि भारत में जितने भी प्रगतिशील किसान हैं वो इन दोनों फसलों को बिल्कुल वैसे यूज़ करते हैं जैसे हम च्यवनप्राश। यस, क्योंकि वो माइक्रो क्लाइमेट जो कंडीशन बनाते हैं। अगर आप केला किसानों के पास जाओगे, आप महाराष्ट्र जाओगे, बड़वानी जाओगे, धार जाओगे, तो आपको नज़र आएगा कि वो केले के साथ में सनई की एक परत बनाते हैं 5-10 पेड़ों की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 काम करते हैं, एक तो पोषण देते हैं उसको, दूसरा वो माइक्रो क्लाइमेट तैयार करते हैं, तीसरा जो काम करते हैं वो डायरेक्ट सनलाइट से जाता है। और ये जो स्क्रीन पे आप हमारे बगल में जो आप ये गांठें देख रहे हैं, ये गांठें हैं नाइट्रोजन की नेचुरल फैक्ट्री है, जिनको ढैंचा ने अपने अंदर अवशोषित किया है वाया क्लाइमेट या वातावरण। तो इसीलिए सर कह रहे हैं कि हमारे इस क्रॉप को 25 से 30 दिन की या 35 दिन की फसल है। आप थोड़ा सा हाँ इसके बारे में बता दें कि कितने दिन की फसल ढैंचा होना चाहिए और कैसे इसका सदुपयोग करें। देखिए, जो बहुत अच्छा किसान के लिए ये प्रश्न है कि ढैंचा तो बो दिया, लेकिन वो कितने दिनों बाद उसको उसमें पलटें, खेत में कितने दिन बाद उसकी ग्रीन मैन्योरिंग करें। तो इसका सबसे उपयुक्त जो टाइम होता है 40 से 45 दिन का होता है। 40 से पहले अगर आप ढैंचा को पलट देंगे
तो वो नोड्यूल्स नहीं बनते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को फिक्सेशन करते हैं। अगर आप 45 दिन से एबव ले जाते हैं ढैंचा को, तो वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं, उनकी लाइफ खत्म हो चुकी होती है। इसलिए किसान का ये ध्यान रखना होता है कि 40 से 45 दिन के बीच में इसको ग्रीन मैन्योरिंग में यूज कर लेना चाहिए। ईसीओ पीएच के लिए कर सकते हैं आप कम दिन की फसल में? ईसीओ कोई फायदा नहीं, आप इसी पीएच के लिए कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोजन की भी तो उपलब्धता मिले ढैंचा से। जब हम फसल लगा रहे हैं तो आप 30 दिन में करने के बाद आपको इसी पीएच तो कम हो जाएगा, लेकिन जो नाइट्रोजन आप यूरिया से देंगे वो हमारी नाइट्रोजन उससे भी मिल जाएगी। अगर आप 40 से 45 दिन के बीच में करते हैं तो जो वायुमंडल की नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो भरपूर मात्रा में उस समय काम करते हैं, तो जो वायुमंडल की नाइट्रोजन होती है आपकी सॉइल में आ जाएगी। अभी आपने एक दूसरी उसका जिक्र किया था, जिप्सम का जिक्र किया था। अभी हम ढैंचा की या सनाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो या कोई दूसरा राज्य हो, वहाँ भारत सरकार और प्रदेश सरकार मिल करके जो आपके ब्लॉक में जो कृषि के जो मुख्यालय होते हैं, जो ऑफिस होते हैं, वहाँ पे आप उनकी बुकिंग करा सकते हैं और आपको अच्छी खासी सब्सिडी पे ढैंचा के बीज और आपको जिप्सम की खाद मिलती है साल में एक बार। तो इसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो अब हम लोग वापस आते हैं अपने इसी पीच की। हमने कहा कि हमें जो पीएच चाहिए वो हमें 7.5 के आसपास चाहिए और ईसी चाहिए 1 बिलो 1 चाहिए। और इनका अगर ये मतलब अब एक हमें इनको कंट्रोल करना है तो एक आप तरीका बताया आपने ढैंचा का, दूसरा क्या है, रासायनिक में क्या है? रासायनिक में आप जिप्सम यूज कर सकते हैं ना, रासायनिक ही है जिप्सम। और ये बढ़ता कब है, कब ऐसा होता है जब ये किसान के ऊपर सर के निकल जाता है? वो ऐसा क्या किसान करता है कि ये चीज़ें हमारे कंट्रोल के बाहर हो जाती हैं? देखिए, ये इसके कई फैक्टर होते हैं, जैसे एवोपरेशन ज़्यादा हो जाए, वाटर लॉक्ड एरिया हो जाए, या जो हम इरिगेशन दे रहे हैं, जिस पानी से सिंचाई कर रहे हैं, हो सकता है उसमें साल्टी सॉइल ज़्यादा हों, तो इसलिए ये इसके कई फैक्टर होते हैं। एवोपरेशन होता रहेगा, जैसे सॉइल है एवोपरेट हो रहा है तो अगर आप लगातार खेती कर रहे हैं, लगातार फसलें ले रहे हैं, हाँ, ज़रूरी नहीं है ये उस कंडीशन में होगा। मान लो नीचे अपर लेयर से मान लो सब सॉइल में आपका सोडियम पड़ा हुआ है, आपको अभी नहीं पता है, हो सकता है 10-5 साल बाद एवोपरेट होते होते वो ऊपर आ जाए, है ना, तो एवोपरेशन एक हो गया। दूसरा, आप जो नहर के पानियों से सिंचाई करते हैं, पानी से हो सकता है वो साल्टी वाटर हो, वो सैलाइन वाटर हो, अगर हम उससे सिंचाई करते हैं तो आपकी सॉइल सैलाइन की तरफ, ऊसर की तरफ चलती चली जाएगी। तो कई कारण हो सकते हैं कि आपके खेत में ये चीज़ें दोनों डिसबैलेंस हो जाएं। अभी किसी को पता करना है, उसका क्या तरीका, कैसे पता करे वो कि हमें हमारे खेती हालात क्या हैं? सबसे पहले तो आप मिट्टी का नमूना ले आएंगे, प्रयोगशाला में ले आएंगे, और प्रयोगशाला में जो भी कर्मचारी होंगे वो आपको बताएंगे कि हाँ पीएच कितना है, ईसी कितना है और कितना होना चाहिए, इसके लिए आपको क्या वो रिकमेंडेशन होगी। मैं आपको शुरू से बता दे रहा हूँ, जैसे कोई किसान अगर प्रोग्रेस फार्मर है या अपनी मिट्टी की जांच स्वतः कराना चाह रहा है तो सबसे पहले तो वो खेत का नमूना लेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से नमूना लेने की विधि भी बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक जो खेत होता है उस खेत को वो 4 या 5 भागों में विभाजित कर लेंगे और मेड़ से 1 मीटर हटके और ऊपर की जो घास फूस वाली मिट्टी होती है उसको हटा देंगे। उसके बाद वो एक बी शेप का एक गड्ढा खोदेंगे जो हमारा 6 इंची या 10 से 15 सेंटीमीटर गहरा होगा और 10 से 15 मीटर चौड़ा होगा। और जब गड्ढा खोद लेंगे तो एक तरफ की पूरी लेयर, ऊपर से नीचे तक की लेयर निकाल लेंगे, उसको एक जगह इकट्ठी करेंगे। ऐसे ही किसान भाई एक खेत से 4 या 5 पॉइंट्स बना के वो मिट्टी इकट्ठी करेंगे ताकि पूरे खेत का एक जैसा रूप आ जाए। हाँ, तो जो 5 खेत की मिट्टी इकट्ठी की है, अब वो मिट्टी 1-1 किलो या 2-2 किलो हर गड्ढे से हो सकती है। तो जब वो 10 किलो मिट्टी या 5 किलो जो भी मिट्टी आपने इकट्ठी की है उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उसको 4 भाग करेंगे, 2 भाग हटा देंगे, 2 भाग रखे रहेंगे, फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर उसके 4 भाग करेंगे, फिर 2 हटा देंगे, 2 रखे रहेंगे। ऐसा किसान भाई तब तक करेंगे जब तक कि वो मिट्टी आधा किलो रह जाएगी। जब आधा किलो मिट्टी रह जाएगी तो वो एक अच्छी साफ कपड़े की थैली में उसको भर लेंगे और उस पर एक स्टिकर अंदर एक बाहर लगा देंगे जिसमें किसान का नाम रहेगा, डेट ऑफ सैम्पलिंग, किस तारीख को नमूना लिया गया है और उस खेत की पहचान संख्या क्या है या खसरा संख्या क्या है, और अपने गांव का नाम, किसान का नाम और ब्लॉक, तहसील और जनपद का नाम डाल के
हमारी जो नज़दीकी मृदा परीक्षा प्रयोगशालाएं हैं वहाँ ले आएंगे। ये तो हो गया हमारा किसान का पार्ट कि इस तरह से नमूना लेके किसान हमारे प्रयोगशाला में दे आए। जो प्रयोगशाला में हम जांच करते हैं वो हमारी 3 तरह की जांच होती है। नंबर 1 प्राथमिक पोषक तत्व, द्वितीयक पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व। जो प्राथमिक पोषक तत्व का शुल्क होता है वो 29 रुपये होता है। उसमें हम पीएच, ईसी, नाइट्रोजन, फास्फेट, पोटास एनालिसिस करके देते हैं, किसान का परीक्षण करके देते हैं। अगर कोई किसान भाई द्वितीयक पोषक तत्व जांच कराना चाह रहा है तो द्वितीयक पोषक तत्व में हम सल्फर जांच करके देते हैं। सल्फर का चार्ज होता है 30 रुपये। अगर कोई किसान भाई सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच कराना चाह रहे हैं तो उसका होता है 43 रुपये। तो ये 3 तरह के अलग अलग हमारे यहाँ प्रयोगशाला में कैटेगरीज हैं जिसकी जांच के लिए। और अगर कोई किसान पूरा सैंपल के 12 पैरामीटर पे जांच चाह रहा है तो उसका 102 रुपये चार्ज होता है, जो हमारी प्रयोगशाला है। हम अन्य प्रयोगशाला की तो बात नहीं करते हैं कि कितने समय में देते हैं, लेकिन हमारी जो रायबरेली मृदा परीक्षा प्रयोगशाला है तो हम 2 से ढाई घंटे में वो रिपोर्ट किसान को उपलब्ध करा देते हैं। बहुत बढ़िया। तो सर मैं सुबह से आज रायबरेली की इसी प्रयोगशाला में हूँ और हमने ये मिट्टी को जांचते हुए, छानते हुए देखा। ये 5 ग्राम का, मुझे ये भी पता लगा कि सब कुछ इस 5 ग्राम से पता लगाया जा सकता है। तो आप भी, और ये पैसे भी 120 रुपये कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी तो सरकार भी चाह रही है कि आप कार्ड बनाएं तो आप अपने ज़िले में, तहसील में लेके जाइए, मिट्टी की जांच कराइए, क्योंकि वही आपकी इनपुट कॉस्ट कम करेंगे, वही आपकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाएंगे और वही जो है आपके मुनाफे को फेस करेंगे। तो एक बात सर, हाँ प्लीज़, एक बात मैं और कहना चाह रहा था। जब किसान भाई, हम थोड़े से बीच में स्किप कर गए थे, जब किसान भाई प्रयोगशाला में नमूना देने जाएं तो वो फसल का नाम लिखना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि किसान को उस फसल की रिकमेंडेशन मिल जाएगी। अब अगर किसान रिकमेंडेशन चाह रहे हैं तो वो फसल लिख सकते हैं। और ये 1 से 2 साल के लिए वैलिड रहता है। एक बार आप जांच करा लेंगे। अगर 2 साल के लिए आप प्लान करेंगे कि हमको क्या क्या फसल लेनी है 2 साल में, जैसे गेहूँ है, धान है, आलू है, गन्ना है, बरसी में जो भी आपको चाहिए होंगी, आपको चाहिए कि हम 2 साल में ये फसल लेंगे, तो आप एक ही बार टेस्ट कराएंगे मिट्टी को और वो 2 साल के लिए कार्ड वैलिड रहेगा। और एक ही बार आप उतनी फसलें हमारे प्रयोगशाला में लिख के देंगे तो जो प्रयोगशाला कार्मिक होंगे वो आपको उतनी फसलों की रिकमेंडेशन दे देंगे। रायबरेली में प्रयोगशाला कहाँ पे? अगर किसी को, किसान को यहाँ आना हो तो कैसे करेगा वो? देखिए, रायबरेली में हमारी 4 तहसील स्तरीय प्रयोगशालाएं हैं और 1 जनपद स्तरीय प्रयोगशाला है। अगर कोई किसान भाई प्राथमिक पोषक तत्व की जांच चाह रहे हैं या उसकी प्राथमिक पोषक तत्व या द्वितीयक पोषक तत्व यानी सल्फर और पोटास, फास्फेट और नाइट्रोजन अब हमारे प्रयोगशाला जो गोरा बाजार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है वहाँ पे होती है। पहले हमारी नाइट्रोजन जो कैलकुलेशन बेस्ड होती थी वो वहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो तहसील स्तरीय पे जो प्रयोगशालाएं हैं वहाँ पे आपको केवल और केवल प्राथमिक पोषक तत्व की जांच मिल सकती है। और अगर किसी किसान भाइयों को पूरा पैरामीटर चाहिए होगा तो वो जो गोरा बाजार स्थित हमारी प्रयोगशाला है, मृदा परीक्षा प्रयोगशाला है, जो उप कृषि निदेशक कार्यालय में स्थापित है, वहाँ पे आके जांच करा सकते हैं।